हेलो एवरीवन, द स्टडी नूब चैनल में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम पॉलिटी क्लास 11 शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ये चैप्टर बेसिकली वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। इसमें डिस्कस करेंगे वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देखेंगे वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है देखेंगे, इलेक्शंस, गवर्नमेंट के बारे में, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखेंगे, इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट देखेंगे। लेकिन इन सब को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या करता है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का एलोकेशन किस तरह से किया जाता है, व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। इमेजिन करिए आप एक बहुत बड़े ग्रुप के मेंबर हैं और वो ग्रुप काफ़ी डाइवर्स है, जैसे कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट एबिलिटीज़, डिफरेंट हॉबीज़, डिफरेंट टेस्ट के लोग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ओल्ड है, कोई यंग है। ये तो ग्रुप ऐसा डाइवर्स है। अब आप ये भी इमेजिन करिए कि इस ग्रुप के जो लोग हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया है। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, हम लोग कैसे रखेंगे, उनके बीच में शांति बना के कैसे रखेंगे। तो इनके बीच में एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, जो रिच है वो पुअर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, जो यंग है वो ओल्ड को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो हाई प्रोफेशन के लोग हैं वो लो प्रोफेशन के साथ डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो होंगे ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इन सबको शांति से रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, कुछ बेसिक रूल्स बनाए जा सकते हैं। और ये बेसिक रूल्स जो हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, प्रोफेशन, रिलीजन एटसेट्रा एटसेट्रा देख के बनाए जा सकते हैं, जो सबको फॉलो करने हैं। लेकिन इस रूल के बारे में सबको पता होना चाहिए। मस्ट नॉट ओनली बी नोन बट दे मस्ट ऑल्सो बी इन्फोर्सेबल। ये रूल, बेसिक रूल जो है वो सबको पता होना चाहिए और ये इन्फोर्सेबल होना चाहिए। मतलब अगर कोई इस रूल को नहीं फॉलो करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेना चाहिए। ऐसा एश्योरेंस होना चाहिए, तभी जा कर के बेसिक रूल के ऊपर सबको ट्रस्ट आएगा, लोग सिक्योर फील करेंगे। और इससे हम कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन कंक्लूड करते हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल डेट अलाउ फॉर अ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, कि सोसाइटी के मेंबर के बीच में मिनिमल कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। मैंने जैसे पहले बोला कि एक सोसाइटी में बेसिक रूल्स होने चाहिए जो सबको फॉलो करने हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, वो रूल क्या होंगे, उन्हें कौन डिसाइड करेगा। देखिए, ग्रुप में कई सारे मेंबर हैं तो उन मेंबर के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे, अलग इंटरेस्ट होगा। किसी को एक्स रूल चाहिए, किसी को वाई रूल्स चाहिए, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं और कौन डिसाइड करेगा। तो इसका आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। तो लॉ बनाने का पावर किसके पास होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें मोनार्क डिसाइड करेगा कि क्या बेसिक रूल्स और लॉज होंगे जो लोगों को फॉलो करने हैं। मतलब राजा डिसाइड करेगा कि क्या बेसिक रूल्स होंगे जो लोग फॉलो करेंगे। जैसे कि ओल्ड सोवियत यूनियन यूएसएसआर में एक सिंगल पार्टी के पास ये पावर दी गई थी डिसाइड करने के लिए कि क्या रूल और क्या लॉ होने चाहिए। लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कौन डिसाइड करेगा, तो इसमें लोग डिसाइड करेंगे। तो जब मैं बोल रही हूँ लोग डिसाइड करेंगे, तो ये कोई आसान बात तो है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। लोग कैसे डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं और वो हमारे लिए लॉ फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर पार्लियामेंट के पास लॉ और पावर डिसाइड करने का पावर है तो पार्लियामेंट को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, वो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है किस तरह से लॉज एंड पॉलिसीज़
होनी चाहिए। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट्स डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज, दैट पार्लियामेंट itself be organized in a particular manner, identify what the law in any given society is. You have to identify who has the authority to enact it. तो यहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड डिफिनीशन कंक्लूड करेंगे। तो सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी टू डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। एक सोसाइटी में डिसीजन लेने के पावर किसके पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। नाउ लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के पास लॉज एंड पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने का पावर है। पार्लियामेंट जो लॉ पास करेंगे वो सारे सिटीजन्स को फॉलो करने हैं, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल है। अगर आप लॉ फॉलो नहीं करेंगे, वायलेट करेंगे, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है और आपको जेल में भी भेजा जा सकता है। सो इन दैट केस पार्लियामेंट आर्बिट्रेरी लॉ भी तो पास कर सकते हैं, है ना। देखिए, पार्लियामेंट जो चाहे वो लॉ पास कर सकते हैं। इस केस में सपोज़ पार्लियामेंट अगर बोले कि कल से एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं फॉलो करना है, तो वही करना पड़ेगा। और अगर पार्लियामेंट बोले कोई पर्टिकुलर कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, या कोई पर्टिकुलर सॉन्ग जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट को बिलोंग करते हैं वो नहीं गाना है, तो यही करना पड़ेगा। इसलिए पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के पास जो पावर है उन पे कुछ लिमिटेशन डालना ज़रूरी है, लिमिट लगाना ज़रूरी है। सो दिस रूट टू आवर थर्ड definition of the constitution. So the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizen. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. गवर्नमेंट के पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशन डालना, जो लॉ चाहे गवर्नमेंट वो पास नहीं कर सकते, और जो लिमिटेशन है वो फंडामेंटल है, इन्हें गवर्नमेंट कभी ट्रेसपास नहीं कर सकती। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो जो लॉ पास कर सकती है उसके भी क्राइटेरिया हैं, जो चाहे वो लॉ नहीं पास कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी वेज। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट ऑल ऑफ अस possess as citizen and which no government can never be allowed to violate. तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर को कैसे लिमिट कर सकता है, अलग अलग तरीके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सारे सिटीज़न को कुछ फंडामेंटल राइट्स अलाउ किया है, सारे सिटीज़न के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं कोई भी गवर्नमेंट इन्हें वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है। द एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस राइट वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग है, बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स। पर ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि सिटीजन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्रेरली फॉर नो रीज़न, कि किसी भी रीज़न के बिना सिटीज़न को गवर्नमेंट अरेस्ट नहीं कर सकती है। एंड दिस इज़ वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। और ये एक बेसिक लिमिटेशन है गवर्नमेंट के पावर पे। सिटीजन्स के पास कुछ बेसिक लिबर्टीज़ भी हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस। इन सब को बेसिक लिबर्टीज़ या फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हैं। और भी कई सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको इन डिटेल आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं, फंडामेंटल लिबर्टीज़ हैं एज ए सिटीज़न, पर इनको हम एब्सोल्यूट राइट नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है ये राइट हमेशा हमारे पास रहेंगे। अगर कोई नेशनल इमरजेंसी या कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस कंडीशन बनती है तो वहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को विड्रॉ कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1975 नेशनल इमरजेंसी, उस इमरजेंसी के टाइम हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स को विड्रॉ कर दिया गया था। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन से राइट इमरजेंसी के टाइम हमारे पास नहीं रहेंगे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच दिस राइट्स मे बी विदड्रॉन। ठीक है। एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ अ सोसाइटी। अभी तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेजर डिफिनीशन को देखा, अब हम 4th डिफिनीशन को देखेंगे। अगर आप ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेंगे, जैसे कि 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन सब में 2 मेजर फैक्टर देखने को मिलेंगे। एक तो है गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग पावर है, उसमें प्रॉपरली एलोकेट किया गया है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के पावर को लिमिट किया गया है। सिटीज़न को कुछ राइट्स भी दिए गए हैं।
ताकि गवर्नमेंट जो चाहे वो ना कर सके। ठीक है, तो ये सब आपको ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखेंगे, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे एक तो गवर्नमेंट का पावर लिमिट करना बहुत ज़रूरी है कि सिटीज़न को फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया है कि गवर्नमेंट उसको वायलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न इंक्लूड किए गए ताकि गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। फॉर एग्जांपल 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तब गवर्नमेंट ये चाहती थी कि एनी हाउ ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए, लोग भी यही चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट को इसको ख़त्म करने के लिए कुछ लॉज या पॉलिसीज़ लाने के लिए पावर चाहिए, और वो पावर उन्हें कहाँ से मिलेगी? वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें पावर देगा। तो जो हमारे फ्रेमर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इसमें कई सारे ऐसे प्रोविज़न इंक्लूड किए जिससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जा सके। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो सबको मालूम है, जो बहुत ज़्यादा था। तो 20th सेंचुरी में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उनके फ्रेमर्स ने भी कई सारे ऐसे प्रोविज़न को इंक्लूड किया जिससे साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो सके। हमारे फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सोचा सोसाइटी में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के पास कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए, जैसे कि एक लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने के लिए, मटेरियल वेलबींग के लिए, मिनिमल एजुकेशन के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो गवर्नमेंट को इनेबल करता है पॉजिटिव वेलफेयर के लिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे कई सारे प्रोविज़न हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए हैं, जो हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एक तो फंडामेंटल राइट है, जिसमें ऐसे कुछ प्रोविज़न इंक्लूड हैं जो लोगों को मिनिमल डिग्निटी ऑफ लाइफ इंश्योर करता है, मिनिमल एजुकेशन इंश्योर करता है, जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट के अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट के लिए बेसिकली गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव है कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए लोगों के वेलफेयर के लिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है। ठीक है, सो ओवरऑल फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड करते हैं। तो फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द इंस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। मतलब लोगों के एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को इनेबल करना, ऐसा प्रोविज़न इंक्लूड करना और एक वेलफेयर सोसाइटी के लिए कंडीशन क्रिएट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है। बेसिकली गवर्नमेंट को इनेबल करना है कुछ करने के लिए। ठीक है, तो है इनेबलिंग प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ दो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न है जो गवर्नमेंट को इनेबल किया है कुछ करने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, इसमें क्या लिखा है? इट वांट्स द गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब नेचर को कंजर्व करना है। मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट पर्सन और ग्रुप सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, अगर किसी पर्सन या ग्रुप के साथ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, प्रोवाइड दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिवली इंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग टू ऑल, मतलब सबको घर प्रोवाइड कराना है, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना है, एट्सेट्रा। ठीक है, इंडोनेशिया के कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इसमें है गवर्नमेंट इज इनजॉइंड टू स्टैब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि गवर्नमेंट को नेशनल एजुकेशन सिस्टम कंडक्ट करना है। और इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि पुअर और डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, कि जो गरीब बच्चे हैं गवर्नमेंट उनको लुक आफ्टर करे। ठीक है, सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, इनकरेज करता है, ऊपर से मजबूर करता है कि ये सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए।